किसान भाइयों बहनों नमस्कार। कृषि दर्शन के आज के अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो हमारा विषय है ये एक थोड़ा सा अलग विषय है, लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण विषय भी है। आज का हमारा विषय है प्राकृतिक खेती। प्राकृतिक खेती यानी कि रसायन मुक्त खेती। प्राकृतिक खेती यानी कि ऐसी खेती जिसमें हम कृत्रिम संसाधनों का उपयोग कम से कम करते हैं। हमारी ये कोशिश रहती है कि किस प्रकार से हम प्राकृतिक वस्तुओं का उपयोग करके हमारी उर्वरता यानी कि मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाया जा सके। ऐसी वस्तुओं का उपयोग करें जिससे कि हमारे पर्यावरण को भी हम संरक्षित कर सकें और दूषित होने से बचा सकें। साथ ही हमारे किसानों की आय तो बढ़े ही, और साथ ही जो हमारे फल हैं, सब्जियां हैं, जो हमारे खाद्य पदार्थ हैं, उनमें पोषक तत्वों की मात्रा ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो प्राकृतिक खेती एक ऐसा ही विषय है। आज हम इस विषय पर विस्तार से जानकारी लेंगे प्राकृतिक खेती के बारे में, और विस्तार से जानकारी हमें देंगे डॉक्टर CR काटवा जी, जो कि वैज्ञानिक हैं कृषि विज्ञान केंद्र रतलाम में। आइए विस्तार से जानते हैं विषय के बारे में। नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर CR काटवा, कृषि विशेषज्ञ, सस्य विज्ञान, कृषि विज्ञान केंद्र जावरा रतलाम से। आज किसान भाइयों प्राकृतिक खेती के ऊपर चर्चा करेंगे कि प्राकृतिक खेती क्या होती है, इसे किस प्रकार करना चाहिए, कैसे क्यों अपनाना चाहिए। तो प्राकृतिक खेती का जो मुख्य उद्देश्य है वो अभी लोगों को समझ में आ रहा है धीरे धीरे। जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने भी आह्वान किया है कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना है। तो सबसे पहले तो यह समझना ज़रूरी है अपने के लिए कि प्राकृतिक खेती क्या होती है। प्राकृतिक खेती वह खेती है जिसमें गाय के प्रोडक्ट द्वारा अन्य उत्पाद बना के अपनी खेती में उपयोग करना। जैसे गाय के गोमूत्र, गाय के गोबर से अनेक प्रकार के उत्पाद बनते हैं, जैसे जीवामृत, बीजामृत, घनजीवामृत, नीमास्त्र, ब्रह्मास्त्र, अग्निस्त्र। तो ये सब प्रोडक्ट अपन प्राकृतिक खेती के अंदर उपयोग करते हैं। और प्राकृतिक खेती और जैविक खेती में किसान भाइयों अंतर समझना बहुत ही ज़रूरी है। प्राकृतिक खेती में देसी गाय के गोबर और गोमूत्र से उत्पाद बनाए जाते हैं, जबकि जैविक खेती में आप देसी मतलब गोबर भी ले सकते हो उपयोग, उसके अलावा हरी खाद भी उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा आप वर्मी कंपोस्ट भी जैविक में ले सकते हैं। लेकिन प्राकृतिक खेती में अपने को गाय के द्वारा, जो देसी गाय होती है उसके द्वारा निर्मित प्रोडक्ट ही उपयोग करने हैं। एक देसी गाय से लगभग 30 एकड़ में खेती की जा सकती है किसान भाइयों। अब बात करते हैं कि खेती के लिए कि कौन कौन से ऐसे उत्पाद हैं जो अपन बनाएं और प्राकृतिक खेती के अंदर उपयोग करें। पहला, बीजामृत। बीजामृत यानी बीजों के लिए अमृत। बीजों को उपचार करने के लिए बीजामृत बनाया जाता है। 1 एकड़ बीज उपचार के लिए किसान भाई सबसे पहले 5 किलोग्राम देसी गाय का गोबर लेंगे, 5 लीटर देसी गाय का गोमूत्र लेंगे, 1 किलोग्राम जो मिट्टी होती है जीवित मिट्टी वो लेंगे, 20 लीटर पानी में इन सबको घोल के अच्छे से और 24 घंटे के लिए इनको रख देंगे। सुबह शाम उनको मिक्स करते रहेंगे। इसके बाद में सभी किसान भाई 1 एकड़ बीज के लिए सबसे पहले क्या करें, जो भी बीज किसान भाई उपचारित करने जा रहे हैं उस बीज को तरपाल पे एक जगह बिछा लें और तरपाल के ऊपर पूरा बीज डालकर उसको छिड़काव विधि से ऊपर छिड़क के फिर उसका उपचार कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा एक विधि भी है जिससे भी किसान भाई बीज उपचार कर सकते हैं। दूसरा, किसी बोरी के टाट में लेके जितना बीज आपको उपचारित करना है उसको बोरी में भरें और उस जो बीजामृत अपन लोग तैयार किए हैं उसमें डुबोएं और फिर निकाल लें। ऐसा करीबन 5 मिनट के लिए उसे डुबो के रखेंगे तो अपना बीज उपचारित हो जाएगा। बीज उपचारित करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक तो अपना बीज है जो पूरा का पूरा लगभग अंकुरित हो जाएगा, जल्दी अंकुरित हो जाएगा और बीज के ऊपर जो भी बीमारियां लगती है वो बीमारियां वहीं ख़त्म हो जाएगी, जो कीट लगे होते हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। अब किसान भाइयों दूसरी वस्तु आज जो प्रोडक्ट बनाने जाते हैं वो जो है जीवामृत। जीवामृत मैं आपको बताना चाहूँगा किसान भाइयों कि जीवामृत के लिए एक आपको 200 लीटर का ड्रम लेना है, उसमें 180 लीटर पानी भर देना है। अलग से एक बाल्टी लेनी है या बड़ा टब लेना है आपको, उसमें 20 किलोग्राम देसी गाय का गोबर हो, 20 लीटर देसी गाय का गोमूत्र हो, 1 से 2 किलो बेसन हो,
जीवित जो मृदा होती है, जैसे बरगद के पेड़ की नीचे की ज़मीन की, या फिर जैसे बाउंड्री एरिया की ज़मीन है जहाँ पे कोई फर्टिलाइज़र या पेस्टिसाइड उपयोग नहीं किया हो, ऐसी ज़मीन का अपने को 200 से 250 ग्राम उपयोग करना है। 1 किलोग्राम लगभग गुड़ होना चाहिए। तो इन सबको बाल्टी में या अच्छे से टब में पहले मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद जो 200 लीटर के ड्रम में 180 लीटर अपन ने पानी का उपयोग किया है उसमें अच्छे से मिला दें। सुबह शाम 5 मिनट के लिए उसे घोलना है। घोलते समय याद रखें किसान भाइयों की घड़ी के आकार में, इसी प्रकार से सुबह शाम ओनली 2 बार घड़ी के आकार में घुमाना है। और लगभग 48 घंटे में इससे लेकर लगभग 7 दिन तक अपने को ये प्रक्रिया करनी है। 7 दिन में अपना जीवामृत बन के तैयार हो जाता है। जो 200 लीटर का ड्रम अपन ने तैयार किया वो लगभग 1 एकड़ के अंदर अपन उपयोग कर सकते हैं। इसको उपयोग करने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे टप टप विधि जो होती है अपनी ड्रिप सिस्टम, उससे भी दे सकते हैं, फव्वारा सिस्टम से भी दे सकते हैं, या जो फ्लड इरिगेशन करते हैं उसमें बोतल या मटके की सहायता से भी आप इसका उपयोग कर सकते हो। स्प्रे भी इसका कर सकते हो। स्प्रे करने के लिए आप लगभग अगर 15 लीटर की आपके पास टंकी है तो उसमें 2 लीटर के समथिंग जीवामृत डालें और उसका उपयोग करें। तो आप इसके परिणाम, चमत्कारी परिणाम देखेंगे। जिस प्रकार यूरिया अपने फसलों के लिए उपयोग करते हैं उसके परिणाम दिखाई देते हैं, उसी प्रकार जीवामृत के अपने को परिणाम दिखाई देंगे। इसके बाद में दूसरा अगर उत्पाद की बात करें तो अपना होता है घन जीवामृत। घन जीवामृत 2 प्रकार से बनाया जाता है। पहला प्रकार जिसमें कि 20 लीटर जीवामृत तैयार किया हुआ वो ले, 1 क्विंटल गोबर की खाद ले, उसमें अच्छे से मिक्स कर दे और 48 घंटे के लिए उसे बोरी पे ढक के रख दे। 48 घंटे में अपना जीवामृत लगभग घन जीवामृत तैयार हो जाएगा। घन जीवामृत तैयार होने के बाद उसे अच्छे से सुखा ले और पाउडर की तरह उसको बना ले। पाउडर बनाने के बाद सेम उतना ही 1 क्विंटल अलग से आपको गोबर लेना है, उसको सुखा ले, उसको पाउडर बना ले। ऐसे करके 2 क्विंटल अपने पास घन जीवामृत मिक्स करना है और लगभग 1 एकड़ में घन जीवामृत जो है बुआई से पहले आपको खेत में उसको भुरखाव कर देना है। तो आप देखेंगे कि किसी भी प्रकार का आपको बाजार से जैसे उर्वरक होते हैं, डीएपी है, पोटास है, उसके अलावा सल्फर है, ये सब चीज़ें अपने को बाहर से खरीदने नहीं पड़ेंगे और अपनी जो खेती में लागत है वो लगभग कम हो जाएगी। दूसरा तरीका और है एक घन जीवामृत बनाने का, वो है आप 100 किलोग्राम देसी गाय का गोबर लेंगे, 1 किलोग्राम गुड़ लेंगे, 2 किलोग्राम बेसन लेंगे, 50 से 250 ग्राम आप लगभग जीवित मृदा बरगद के पेड़ की वो लेंगे और 1 लीटर लगभग आप गोमूत्र लेंगे। इसको आप अच्छे से ज़मीन पे फैला के उसको अच्छे से मिक्स करें और 48 घंटे के लिए उसको जैसे हैं वैसे ही रखना है। फिर 48 घंटे के बाद में उसी तरीके से पाउडर बनाना है। पाउडर बनाने के बाद में उसको अच्छे से 1 क्विंटल और मिक्स करना है और 1 एकड़ में आपको उपयोग करना है। तो आप इसके भी परिणाम देखेंगे तो बहुत चमत्कारी परिणाम आएंगे आपको। इसके अलावा फिर बात करते हैं, अगर अपने खेतों में अगर कोई किसी भी प्रकार का कीट लगा है तो कीट को प्राकृतिक खेती में किस प्रकार से नियंत्रण किया जा सकता है, उसके लिए अपन नीमास्त्र उपयोग कर सकते हैं, ब्रह्मास्त्र उपयोग कर सकते हैं, 5 पत्ती अर्क कर उपयोग कर सकते हैं, अग्नि अस्त्र उपयोग कर सकते हैं। तो इसके लिए एक नीमास्त्र, जिस प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, नीमास्त्र बनाने के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले नीमास्त्र बनाने के लिए 10 किलोग्राम या तो निम्बोली लें या 10 किलोग्राम आप नीम की पत्तियां लें, 10 लीटर गोमूत्र लें, 1 किलोग्राम गोबर लें और लगभग 180 लीटर में इसको आपको मिक्स करना है। लेकिन मिक्स करने से पहले किसान भाइयों ध्यान रखें कि जो भी निम्बोली या नीम की पत्तियां आप ले रहे हो उनको अच्छे से कूटना है, चटनी टाइप में बनाना है। उसके बाद में आपको ड्रम के अंदर 180 लीटर पानी में मिक्स कर देना है। फिर आप इसको लगभग करीबन 5 से 7 दिन तक आपको सुबह शाम घड़ी के आकार में घुमाना है, 5-5 मिनट के लिए। तो लगभग आपका नीमास्त्र बन के 5 से 7 दिन में तैयार हो जाएगा। इसका उपयोग जो कि किसान भाई खेत में करना चाहते हैं वो लगभग 1 एकड़ में आपको लगभग 2 स्प्रे आप इसका कर सकते हो। जैसे कि 200 लीटर पानी में आप लगभग 6 से 10 लीटर आप नीमास्त्र का उपयोग करके आप 1 एकड़ में
इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा अब बात करें किसान भाइयों ब्रह्मास्त्र की, तो ब्रह्मास्त्र भी जो बड़ी प्रकार के कीट लगते हैं, बड़ी ईलियाँ लगती है, उसके नियंत्रण के लिए उपयोग किया जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले आपको गोमूत्र लेना है 10 लीटर। इसके बाद कोई भी ऐसी पत्तियां आपको उपयोग करनी है जो कि जिनको बकरियां नहीं खाती हो, गाय नहीं खाती हो, जैसे अमरूद की पत्तियां, पपीते की पत्तियां, करंज की पत्तियां, बेशरम की पत्तियां, आम की पत्तियां, इनमें से कोई भी 5 पत्ती ऐसी जो कि पशु नहीं खाते हो, वो आपको लेनी है। उनके 2-2 किलोग्राम 2-2 किलोग्राम की आपको चटनी बनानी है और 20 लीटर जो गोमूत्र आपने लिया है उसमें उसको मिक्स करना है। फिर मिक्स करने के बाद किसान भाइयों ध्यान रखना है, हल्की आंच पे उसको गर्म करना है, करीबन 1 या 2 उबाल आ जाए तब तक। फिर उसको 48 घंटे के लिए आप ठंडा होने दें। 48 घंटे के बाद आपका ब्रह्मास्त्र बन के तैयार हो जाएगा। उसको फिर किसान भाई अपने खेत में उपयोग कर सकते हैं। उसके लिए भी किसान भाई 200 लीटर पानी में लगभग 8 से 10 लीटर ब्रह्मास्त्र का उपयोग कर सकते हैं। धन्यवाद। यहाँ पे समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। यहाँ पे हमने जाना कि किस प्रकार से प्राकृतिक खेती हमारे किसान भाइयों के लिए एक लाभकारी विषय है। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे एक अन्य विषय के साथ। आप बने रहिए हमारे साथ। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। कृषि दर्शन में ब्रेक से पहले जहां पे हमने बात की प्राकृतिक खेती के बारे में, वहीं पे अब हमारा जो विषय है वो है आलू। जी हाँ किसान भाइयों, जिस प्रकार से आम फलों का राजा होता है उसी प्रकार से आलू को भी सब्जियों का राजा माना जाता है। अब आलू में क्या क्या पोषक तत्व होते हैं, किस प्रकार से हमारे किसान भाई आलू की खेती कर सकते हैं, आलू की कौन सी उन्नत प्रजाति की किस्में हैं और कौन कौन से रोग उसमें होते हैं जिससे हमारे किसान भाइयों को आलू की फसल को बचाना है, ये सारी जानकारी आज के हमारे इस अंक में हम जानने वाले हैं। तो आलू जो कि हमारी सब्जियों का राजा है, इसके बारे में हम जानेंगे और हमें विस्तार से जानकारी देंगे डॉक्टर रोहताश सिंह भदौरिया जी, जो कि विषय वस्तु विशेषज्ञ हैं रतलाम में। आइए विस्तार से जानते हैं विषय के बारे में। नमस्कार किसान साथियों, मैं डॉक्टर रोहताश सिंह भदौरिया, विषय वस्तु विशेषज्ञ, कृषि विज्ञान केंद्र जावरा रतलाम मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ। चूँकि अब मौसम रबी का शुरू होने जा रहा है और ज़्यादातर सब्जियां जो हैं वो रबी के मौसम में ही हमारे मध्य भारत में ली जाती हैं। जैसा कि आज का विषय आलू की अगेती खेती कर कैसे लाभ कमाए के विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा आलू कहाँ से आया, कब आया और किस प्रकार से ये शरीर के लिए और मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यक है। आलू भारत में पुर्तगाल के द्वारा लाया गया और धीरे धीरे ये पूरे भारत में फैल गया। आलू में जो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है वो 22% पाई जाती है, जबकि विटामिन सी की मात्रा 17 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम पाई जाती है और प्रोटीन की मात्रा उसके कुल वजन का 2% पाया जाता है। चूँकि आलू के लिए किस प्रकार की भूमि होना चाहिए इस पर हम भी चर्चा करेंगे। भूमि आलू की खेती करने के लिए दोमट, रेतीली दोमट और बलुई दोमट प्रकार की भूमियाँ जिनका पीएच मान
6.5 से 7.5 के आसपास हो सर्वोत्तम समझी जाती है। जबकि आलू चूँकि जड़ वाली फसल है, इसमें कंद ही इसका मुख्य उत्पाद है, अतः कंद के उत्पादन अधिक प्राप्त करने के लिए भूमि में जितना अधिक कार्बन की मात्रा होगी उतना अधिक आलू के कंद जमीन में अच्छी प्रकार से बैठेंगे। अतः भूमि जीवांश पदार्थों से भरपूर एवं समतल होना चाहिए, ढेले रहित होना चाहिए, ताकि आलू अच्छी प्रकार से भूमि में फैल सके। जलवायु चूँकि मध्य भारत में मध्य प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में इसकी खेती शीत ऋतु में की जाती है, अतः इसकी खेती के लिए 20 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापक्रम अच्छा होता है। आलू के जो कंद हैं वो सबसे अच्छा जो है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर बनते हैं, और जबकि जैसे जैसे तापमान बढ़ता जाएगा आलू में कंद बनने की जो क्रिया है वो धीमी पड़ती जाती है। अतः हमें विशेष ध्यान रखना है कि आलू अगेती बुआई करें और अधिक लाभ कमाएं। भूमि की तैयारी किस प्रकार से करें? आलू चूँकि भूमि के अंदर की फसल है, अतः 3 से 4 जुताइयाँ देसी हल या कल्टीवेटर से करें और भूमि को अच्छी प्रकार से रोटावेटर चलाकर जितना हो सके उतनी उसको पाउडर रूप में या हम कहेंगे डेले रहित कर लें, ताकि जब हम बुवाई करेंगे तो हमारे जो कंद हैं वो अच्छे से ज़मीन के अंदर हम उनको रख सकें, ताकि पानी लगने पर वो कंद खुलें नहीं। अगर कंद खुल जाएंगे तो वो सोलेनिन एक कंपाउंड एल्कलॉइड होता है, वो काफ़ी जहरीला होता है, उसके कारण उसमें जहरीलापन आ जाता है। आलू का जो खाए जाना जो हिस्सा है, अगर उसमें 100 ग्राम में अगर 5 मिलीग्राम तक सोलेनिन की मात्रा है तो वो स्वास्थ्य के लिए इतना हानिप्रद नहीं है। अगर वही 100 ग्राम आलू में वो मात्रा 20 मिलीग्राम से अधिक हो जाए तो वो एक जहर के समान हो जाती है, जो मानवीय स्वास्थ्य के लिए काफ़ी हानिकारक सिद्ध होती है। अतः हम भूमि को अच्छी प्रकार से जितना अच्छा व्यवस्थित कर लेंगे उतना हम अच्छा उत्पादन ले लेंगे। अब चूँकि हम इसकी आलू में ये देखेंगे कि कौन कौन सी वैरायटियाँ प्रयोग करें और उनकी कितनी मात्रा लगेगी। आलू की जो मुख्य वैरायटियाँ हैं जो अपने मध्य प्रदेश में मालवा रीजन में ली जाती है, कुफरी सिंदूरी है, दूसरी कुफरी बादशाह है, कुफरी लवकर है, कुफरी नवीन है, कुफरी चंद्रमुखी है और कुफरी चिप्सोना। चूँकि वर्तमान समय जो है वो आय अधिक होना उसके लिए अति आवश्यक है। आय के लिए क्या है, जैसे आलू से अगर चिप्स बनाएगा हमारा किसान भाई या चिप्स की प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के पास अपने आलू को ले जाएगा तो उसको अधिक आय प्राप्त होगी। आलू के कंद जो होना चाहिए वो करीब 1 हेक्टेयर में 20 से 25 क्विंटल तक लगते हैं। अगर हमारा किसान भाई अगर बड़े आकार के कंदों का चयन कर लेगा तो उसकी प्रति हेक्टेयर जो खर्च है वो अत्यधिक हो जाएगा। अतः हमारे किसान भाइयों को जो ध्यान देना चाहिए कि कंदों का चुनाव करते समय जो कंद का आकार है वो 2.5 से 3 सेंटीमीटर व्यास वाला होना चाहिए और उसका वजन ज़्यादा से ज़्यादा 35 से 40 ग्राम होना चाहिए, ताकि जो आलू के कंद पर किए जाने वाला व्यय है वो हमारा अत्यधिक ना हो और हमारे किसान का खर्चा कम पड़े। खरपतवार नियंत्रण के लिए हमारे किसान भाइयों को क्या करना है, सिमाजीन 70 WP की दवा आती है जो 500 ग्राम मात्रा, सिमाजीन 50 WP की 500 ग्राम मात्रा को 500 लीटर पानी में घोलकर रोपाई के जो 7 दिन है प्रारंभिक, उन 7 दिनों के अंदर प्रयोग कर लें। प्रमुख जो कीट है इसका प्रमुख कीट जो सफ़ेद ग्रब है, इसके नियंत्रण के लिए चूँकि हमने पहले भी आपको बताया है कि नीम की खली करीब 35 से 40 किलोग्राम अंतिम जुताई के समय भूमि में मिला दें, या फिर कंद उपचार करते समय क्लोरोपाइरीफॉस 20 EC की 2 ml मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से प्रयोग करेंगे तो हमारे किसान भाइयों को सफ़ेद ग्रब नामक कीट का अच्छा उपचार हो जाएगा। 2 बीमारियां प्रमुख रूप से आती हैं, अपने मध्य भारत में अगेती अंगमारी आता है। इस बीमारी के द्वारा जो है कंद बनना प्रारंभ होते समय ही ये बीमारी पौधे को प्रभावित करने लगती है। अतः इसके नियंत्रण के लिए कार्बेंडाजिम प्लस मैंकोजेब की 2.5 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में घोलकर प्रयोग करें। धन्यवाद। किसान भाइयों, हमने आलू की खेती के बारे में जाना। वैसे आलू जो है एक ऐसा सब्जी का फल है, एक ऐसी सब्जी कह सकते हैं जिसका हर सब्जी में उपयोग होता है। हम चाहे कोई भी सब्जी बनाएं, आलू का उपयोग तो होता ही होता है। हर किचन में, हर रसोई में आलू की उपलब्धता बहुत ज़रूरी होती है। यहाँ पे अब समय हो चला है कृषि जगत से जुड़ी हुई कुछ खबरों को जानने का, तो आइए रुक करते हैं खबरें खेती की पर। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। चलिए सबसे पहले एक नज़र कृषि से जुड़ी आज की मुख्य खबरों पर। कोई भी पात्र किसान सम्मान निधि से वंचित न रहे,
बाढ़ प्रभावितों के साथ खड़ी है सरकार। रबी सीजन में सिंचाई व्यवस्था सुनिश्चित करने के प्रयास जारी। असिंचित गेहूं की खेती और कृषि यंत्र रीपर कम बॉन्डर। और चलिए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। कोई भी पात्र किसान सम्मान निधि से वंचित न रहे। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने विगत दिनों राज्यों के कृषि मंत्रियों के साथ एक वर्चुअल बैठक में किसान सम्मान निधि योजना की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान श्री तोमर ने कहा कि कोई भी पात्र किसान इस योजना के लाभ से वंचित नहीं रहना चाहिए। उन्होंने राज्यों से डेटा का सत्यापन और अपडेट करने का काम जल्द से जल्द पूरा करने को भी कहा। पीएम किसान के तहत पात्र किसानों को हर साल 2,000 रुपए की 3 समान किस्तों में 6,000 रुपए दिए जाते हैं, जिससे वे घरेलू जरूरतों के साथ साथ कृषि और उससे जुड़े खर्चों को भी पूरा कर सकते हैं। फरवरी 2019 में इसकी शुरुआत के बाद से पीएम किसान योजना के तहत 11 किस्तों का वितरण किया जा चुका है। इस योजना के माध्यम से 2 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा की धनराशि करीब 11.37 करोड़ पात्र किसानों को भेजी जा चुकी है। पीएम किसान का लाभ केवल उन किसानों को दिया जाता है जिनके पास जमीन है। पीएम किसान अन्य योजनाओं और भविष्य में शुरू होने वाली किसानों के कल्याण की योजनाओं के लिए पात्र किसानों की जल्द पहचान के लिए एक डेटाबेस भी तैयार कर रही है। इसमें आधार, किसानों के बैंक खाते और किसानों के भूमि रिकॉर्ड समेत सभी जानकारियां उनके रिकॉर्ड से जुड़ी होंगी। डेटाबेस बनाने के लिए राज्यों के भूमि रिकॉर्ड को डिजिटल रूप में बदलना होगा। इस संबंध में भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में अतिवृष्टि और बाढ़ से घरेलू सामान, घर, फसल और पशुओं की बहुत हानि हुई है। हमारी पहली प्राथमिकता नुकसान की भरपाई करना है। राज्य सरकार संकट के समय प्रदेशवासियों के साथ है। जिलों के प्रभारी मंत्री राहत के लिए सर्वे की मॉनिटरिंग करें। राजस्व, कृषि, उद्यानिकी और पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के संयुक्त दल से क्षति का आकलन कराया जाए। इस प्रक्रिया में नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों को भी विश्वास मिले। कोई भी पात्र व्यक्ति नहीं छूटना चाहिए। सर्वे के बाद सार्वजनिक स्थानों पर सूची चस्पा की जाए और सूची में उल्लेखित नाम ग्रामवासियों को पढ़कर सुनाए जाएं। यदि कोई व्यक्ति आपत्ति करता है तो उसकी आपत्ति को सुना जाए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि जल्द से जल्द राहत राशि का वितरण सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने विदिशा जिले के 534 गांवों के 14,419 लाभार्थियों को 11 करोड़ 3,15,000 रुपए की राहत राशि सिंगल क्लिक के जरिए उनके खाते में अंतरित की। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने विदिशा जिला प्रशासन द्वारा क्षति के सर्वे की त्वरित कार्रवाई कर प्रभावितों को तत्काल राहत उपलब्ध कराने की प्रशंसा की। कलेक्टर ने जानकारी दी कि अभी तक के सर्वे में जिले में कुल 910 गांवों के 22,443 कच्चे मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। जिले में 663 लोग राहत शिविरों में रह रहे हैं और 34 जेसीबी मशीनें साफ सफाई के काम में लगी हुई हैं। ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के निर्देशानुसार बिजली कंपनी किसानों की हर संभव मदद कर रही है। बिजली कंपनी ने 1 माह बाद प्रारंभ होने वाले रबी सीजन की प्रभावी तैयारी कर मालवा निमाड़ के सभी 15 जिलों की सिंचाई व्यवस्था के लिए 12,000 ट्रांसफार्मर का अग्रिम स्टॉक रखा है। पात्रतानुसार मात्र 2 घंटे में ट्रांसफार्मर जारी कर दिए जाएंगे, जिससे रबी का सिंचाई कार्य प्रभावित न हो। मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध निदेशक श्री अमित तोमर ने बताया कि क्षेत्र के सभी जिलों में ट्रांसफार्मर की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। ट्रांसफार्मर में खराबी आने की सूचना के बाद जल्द ही इन्हें बदला जाएगा। उन्होंने बताया कि कंपनी क्षेत्र में 13 लाख से ज्यादा किसानों को रबी सीजन में सिंचाई के लिए गुणवत्तापूर्ण बिजली वितरित की जाएगी। इस बार सिर्फ रबी सिंचाई के लिए लोड 3,25,000 मेगावाट के पार पहुंचने की संभावना है। उन्होंने बताया कि ट्रांसफार्मर में किसी कारण से खराबी आने पर कम से कम समय में पात्रतानुसार इसे बदला जाएगा। श्री तोमर ने बताया कि कंपनी के स्थायी ट्रांसफार्मर डिपो इंदौर, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, धार, बड़वाह में कुल 8,000 ट्रांसफार्मर का स्टॉक रहेगा। इसी तरह रबी सीजन के लिए बने अस्थायी डिपो देवास, आगर, शाजापुर, मनासा, बुरहानपुर, खंडवा, बड़वानी, झाबुआ, अलीराजपुर में आवश्यकता अनुसार 300 से 600 ट्रांसफार्मर का स्टॉक हर वक्त उपलब्ध रहेगा। रबी के मुख्य फसल गेहूं की खेती सही समय पर असिंचित क्षेत्रों में भी लगाकर सफलतापूर्वक की जा सकती है। इसके लिए उपयुक्त किस्में हैं C306, JW17, HI 1500, HI 1531, JW 3020। बीज दर 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें एवं 2 कतारों के बीच 20 सेंटीमीटर की दूरी रखें।
असिंचित अवस्था के लिए प्रति हेक्टेयर 87 किलोग्राम यूरिया, 188 किलोग्राम स्फुर एवं 33 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश की मात्रा उपयुक्त है, जो अंतिम जुताई के समय ही खेत में छींट दें। वर्षा होने पर 44 किलोग्राम यूरिया का उपरिवेशन करें। इनके अतिरिक्त 100 क्विंटल कंपोस्ट या गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के लिए 15 से 20 दिन पहले डालें। बुआई से पहले बीज को थीरम या वीटावैक्स नामक रसायन से उपचारित कर लें। तो किसान भाइयों, खबरें खेती की में आज बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। किसान भाइयों, आज के अंक में हमने विविधतापूर्ण विषयों पर बातचीत करी है। एक तरफ हमने जाना कि प्राकृतिक खेती क्या होती है, प्राकृतिक खेती का किस तरीके से आप उपयोग कर सकते हैं। तमाम बातें जैसे कि बीजोमृत का उपयोग आपको किस प्रकार करना है, हमने इसके बारे में भी जाना है। और इसके अलावा भी उसमें बहुत सारे विषय हैं जिनके बारे में आपने विस्तार से जाना है और मुझे उम्मीद है कि आप उनका उपयोग भी करेंगे। हमारा अगला जो विषय था वो था आलू की खेती। आलू के बारे में हमने जाना कि किस प्रकार से आलू की जो उन्नत किस्में हैं उससे आप अपनी फसल की पैदावार बढ़ा सकते हैं और अधिक मुनाफा भी कमा सकते हैं। और एक तरफ हमने जाना कृषि से जुड़ी हुई, कृषि जगत से जुड़ी हुई खबरों के बारे में, खबरें खेती की में। तो किसान भाइयों, आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। फिर आपसे मुलाकात होगी फिर किसी अंक में। तब तक के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।